एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 19 नवंबर का स्टडी टारगेट है। जो मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं करंटली DSSPSC PRT की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं आप किस एग्ज़ाम की तैयारी हो, तो मैं DSSPSC PRT की तैयारी कर रही हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप KVS भी दोगी, तो अगर जिसका भी पहले एग्ज़ाम होगा मैं वो ही पेपर दूँगी। लेकिन करंट में DSSPSC PRT की तैयारी कर रही हूँ। मैं यहाँ अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैंने CDP की यूनिट 3 करूँगी और ये मैं 508 ब्लॉक कर रही हूँ। 508 की यूनिट 3 कर रही हूँ। इससे पहले मैं 3 ब्लॉक कंप्लीट कर चुकी हूँ, 502, 506 और 507। किसी ने मुझसे पूछा था कि उनको याद नहीं होता और याद भी हो जाता है तो बार बार रिवीजन नहीं कर पाती, तो कोई ऐसी टेक्निक हो कि हम रिवीजन कर लें आराम से और हमें ज़्यादा रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। तो कोई ऐसा तरीका, देखो हर चीज़ का हर किसी का अपना एक कंफर्ट जोन होता है, हर कोई उसमें पढ़ता है। लेकिन रिवीजन करना, जैसे रिवीजन क्या होता है, बेसिकली हम चीज़ों को बार बार भूल जाते हैं, उसके लिए हमें रिवीजन करना होता है। तो रिवीजन का मतलब होता है री प्लस विज़न। रीड नहीं, हम क्या करते हैं, रिवीजन का मतलब कॉपी ली उसे उठा के रटने लग गए। हमें उसका रिवीजन, हमें उसे दोबारा से देखना है। उसको अगर तोड़ोगे ना तो रिवीजन, विजन मतलब देखना। तो हम क्या होता है, हमारा नेचुरली एक वो होता है कि कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसको हम 60% उसका भूल ही जाते हैं। जैसे आज मैंने कुछ पढ़ा और मैं 60% कल तक भूल जाऊंगी। तो अब ये वाली बात है, जब उसे भूलना है तो मुझे, जब हम भूलते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म तक याद रखने के लिए हमें कई टेक्निक का, और लेकिन हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टेक्निक होती है। एक तो थ्योरी वाले सब्जेक्ट के लिए अलग टेक्निक होती है और न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट के लिए अलग टेक्निक होती है। अगर मैं बात करूँ थ्योरी वाले सब्जेक्ट के लिए, तो थ्योरी वाले सब्जेक्ट में थोड़ा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे जो सब्जेक्ट हो गए, बायोलॉजी, फिजिक्स, जो SST के बच्चे हैं उनके लिए बात कर, साइंस बैकग्राउंड के हैं, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे रटने वाले हैं। इवन CDP भी थ्योरी वाला सब्जेक्ट है। तो इनको याद करने का तरीका अलग होता है। और न्यूमेरिकल वाले जो जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, इनको याद करने का एक अलग तरीका हो गया, रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट। सबसे पहले मैं थ्योरी वाले सब्जेक्ट की बात बता रही थी क्योंकि सबसे ज़्यादा थ्योरी वाले ही सब्जेक्ट हैं। जैसे हम GS की बात करें तो सारे उसमें थ्योरी वाले हैं। इंग्लिश में भी एक तरीके से थ्योरेटिकल है, समझने वाला। तो थ्योरी वाले सब्जेक्टों की दो तरीके से रिवीजन हो सकता है, एक तो शॉर्ट टर्म रिवीजन और एक लॉन्ग टर्म रिवीजन। शॉर्ट टर्म रिवीजन, मान लो तुमने एक वीडियो देखी किसी भी चीज़ की, जैसे मैं यहाँ से नोट्स बना रही हूँ, तो एक बार जब जैसे नोट्स बन गए तो एक बार अब मैं इन्हें देख लूँगी। जैसे मेरे बन गए उसके 10 मिनट का मैं ब्रेक लेती हूँ, उसे बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। हमने तुरंत रिकॉल कर लिया, तुरंत देख लिया, मतलब मैंने क्या पढ़ा है पन्ने पलट के देख लिया। फिर क्या करा, इस बुक को पूरा पलट के अपने आप से बोलना स्टार्ट करती है, हमने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ऐसे ऐसे करा था। एक तो ये तरीका हो गया याद करने का। और दूसरा, मान लो कल मैं लेक्चर लेने जाऊंगी तो इस वाली यूनिट का पहले रिवीजन कर लूँगी। सिर्फ इसी का, ये नहीं कि सारी का करूँगी, क्योंकि उनका डेली का, मान लो यूनिट 2 का 3 आज मैं करी तो 4 पे जाऊँगी कल, 4 करने से पहले एक बार 3 देख लूँगी, बस करने से पहले। और जब 4 कंप्लीट हो जाएगी तो 4 का रिवीजन कर लूँगी। तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म मेथड, इसमें सिर्फ आपके 10 या 15 मिनट लगते हैं। और एक था लॉन्ग टर्म, जब मेरी पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी या पूरा ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, जैसे 506 ब्लॉक मेरा चल रहा है, या जब मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन मैं इसका पूरा रिवीजन करूँगी। और पूरा रिवीजन भी ऐसा नहीं होता कि देखो मैं इसके इतने बड़े बड़े नोट्स बना रही हूँ या पूरा इसको रिवीजन का नोट्स बना दूँ। मेरा क्या टेक्निक होती है, या कोई भी टेक्निक, हर कोई शॉर्ट नोट बनाओ। शॉर्ट नोट सबको बनाने One आते होंगे कि hour शॉर्ट नोट कैसे later. बनते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट जो बनते हैं वो शॉर्ट नोट कि जैसे हमने एक यूनिट है, एक यूनिट में क्या क्या मेन बातें हैं वो हमें एक पेपर पे लिख दिया। तो सपोज इसमें 16 पेज यूनिट है, तो 16 यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी। मैक्सिमम उन्हें 16 पेजों में, 16 तो मैंने ज़्यादा बोल दी है, मैंने तो 502 ब्लॉक के सारी 16 यूनिट के जितनी भी इंपॉर्टेंट बात है वो सिर्फ 6 पेपर पे लिख रही हूँ। और जब मैं रिवीजन करती हूँ उन्हीं 6 पेपर से करती हूँ। वो 6 पेपर है, मान लो उनमें से कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आई तो अपने मैं मेन नोट्स देखती हूँ जो मेनली बनाए थे। तो 16 यूनिट को मैंने 6 अब ऐसा तो नहीं आप 6 पेपर में बहुत सारी चीज़ कट पिट करी होंगी, सारी चीज़ हम नहीं लिख सकते जो इम्पोर्टेंट है। अब वो कैसे पता चलेंगे जो इम्पोर्टेंट, वो देखने पड़ेंगे हमें सैम्पल पेपर, प्रीवियस पेपर। और एक तरीका क्या है कि जब हम शॉर्ट टर्म वाली तैयारी करें, शॉर्ट टर्म में तैयारी करें, तो हम क्या करें, जो भी हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है, जैसे सर ने बताया कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसे अंडरलाइन कर लो। फिर वही अपने जो लॉन्ग टर्म में रिवीजन करोगे उन्हें नोट डाउन कर लो। तो एक रिवीजन करने का ये टेक्निक हो सकती है।
और न्यूमेरिकल के लिए जो टेक्निक होती है, जो न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए जो भी कॉन्सेप्ट में हार्ड लगा है सारे खुद से करके देखो और उन्हें खुद बाद में करके देख लो। वैसे न्यूमेरिकल वाली चीज़ें हमें जल्दी ज़्यादा याद रहती हैं। या एक्टिव रिकॉल हम जो भी पढ़ा है उसे बोल दें, उसे जल्दी से बोल दें इस पन्ने पे ये आया था, आज क्या क्या पढ़ा। जैसे मैं कोई भी चीज़ पढ़ती हूँ, जैसे एक एग्जांपल मैंने कल पढ़ा था, मैंने बजट के बारे में पढ़ा था। मैंने सोचा बजट कितनी बार पेश होता है, बजट कौन देता है, बजट सबसे ज़्यादा किसने दिया, तो मैंने बजट के क्वेश्चन करे। तो इस तरीके से मैं अपने आप से 2-3 क्वेश्चन कर लेती हूँ, तो इससे हम भूलेंगे नहीं, चीज़ों को काफ़ी टाइम तक याद रहेंगी हमारे माइंड में। तो और एक जो सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है, हमें ना देखो रिवीजन स्मार्ट स्टडी करना है, सब कुछ स्मार्ट हो रहा है तो स्मार्ट स्टडी करनी है। तो हमें क्या करना है, एक डेडलाइन करनी है। जैसे मेरा 21 डे का टारगेट चल रहा है और ये इसका डे 5 है, तो डे 5 मेरा डेडलाइन है कि मुझे 508 ब्लॉक 21 दिन में कंप्लीट करना है। जब हम एक डेडलाइन दे देते हैं अपने आप को, तो हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है। आपने देखा होगा कि जब तुम्हारा एग्जाम आने वाला होता है और लास्ट के 2 दिन बचते हैं, तुम पूरी रात भी बैठ के पढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे माइंड को पता है कि पेपर आने वाला है, यही डेडलाइन है, यही टाइम है। और यहाँ मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया, ये मैंने इसके नोट्स बना लिए थे। अब इन नोट्स को मुझे सिर्फ सिंगल पेपर में अटैच करना है, वो जब मेरा ब्लॉग कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं जब करूँगी। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी ये यूनिट थी। ब्लॉग 500 दिन ये मेरे 2 दिन में हुई है, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में था। और उसके बाद मैंने सेकंड स्टडी स्लॉट करा था, और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं इकोनॉमिक्स ही कर दी हूँ। और ये इकोनॉमिक्स में एसएससी परमार से कर दी हूँ। और जो ये मैंने बताया यूसीडीपी की ब्लॉक यूनिट 4 कर रही हूँ। किसने पूछा था कहाँ से करूँ, तो NIUS के, मैंने काफ़ी बार बताया, DLED के NIUS की बुक है। तो ये मैं परमार एसएससी से इकोनॉमिक्स की क्लास देख रही हूँ, और यहीं से मैं नोट्स बना लेती हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स मुझे थोड़ा सा काम, तो मेरा टारगेट है 21 दिनों में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जो इनके मेजर पार्ट है वो मैं सारे कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ मैं इकोनॉमिक्स के भी साथ साथ नोट्स बनाते हुए चल रही हूँ। और ये फ्री अवेलेबल है, एसएससी परमार की 7 वीडियो है, तो 7 में से मैंने 5 देख चुकी हूँ, अभी 2 मेरी रह जाएंगी, तो मेरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। तो जहाँ हम जब हम डेडलाइन बना लेते हैं ना किसी चीज़ के लिए कि हाँ, क्योंकि रिवीजन करना बहुत बोरिंग है, मतलब वही चीज़ हमने दोबारा है फिर रिवीजन करना, हम सोचते हैं नया पढ़ ले, लेकिन रिवीजन करने से हमें सारी चीज़ याद हो जाती है, और पुराना जो नया पढ़ रहे हैं उसके लिए भी बेनिफिशियल होता है। तो एक डेडलाइन निर्धारित जरूर करो। जैसे मैथ के लिए मैंने एक गलती करी थी, जो मैं बता रही हूँ। जब मैं परसेंटेज करी थी उसमें 22 यूनिट थी, और मैंने सोचा नहीं था मैं कितने दिन में कंप्लीट करूँगी, और मैंने सोचा नहीं, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो मेरे 22 यूनिट 1 महीने में भी कंप्लीट नहीं हुई। मतलब मुझे 1 महीना से परसेंटेज करने में, किसी को बताऊँ ना, मतलब मैंने परसेंटेज 1 महीने में कंप्लीट किया है, तो कोई हंसेगा। और कि क्योंकि मैंने एक डेडलाइन निर्धारित नहीं करी, रोज़ आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसे करके पूरे मंथ में जाके, क्योंकि 22 यूनिट और 22 वीडियो थी, और 1.5 घंटे की वो वीडियो थी, और रोज़ मैं एक देखती थी, और किसी दिन उसे मन छोड़ भी देती थी। तो इस अब मैंने डेडलाइन दिया कि मुझे 21 दिन में अपना रेशियो प्रोपोर्शनल कंप्लीट करना है। रेशियो प्रोपोर्शनल की 16 यूनिट है, तो उस एक मेरे माइंड को पता है कि हाँ इस दिन तक ये चीज़ें करनी है। 508 ब्लॉक मुझे 5 दिसंबर तक कंप्लीट करना है। मेरा 21 दिन का टारगेट है, तो 5 दिसंबर में मेरा टारगेट कंप्लीट, तो ये कंप्लीट करना है मुझे। इकोनॉमिक्स कंप्लीट करना है, ज्योग्राफी कंप्लीट करना है। मतलब मेरा टारगेट है 90% कवर हो जाए, थोड़ी बहुत 1-2 चीज़ फिलहाल रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी अगर रिवीजन करें, अपने आप को डेडलाइन दो कि मैं 2 घंटे में ये चीज़ याद कर लूँगा, या 2 दिन में मैं ये वाली यूनिट कंप्लीट कर लूँगा। ऐसे अपने आप को डेडलाइन दो। 2 hours later. और ये इनके मैंने 3 वीडियो के नोट्स बनाए थे। ये इनकी बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी तो वीडियो नहीं है सर की, एसएससी परमार की, लेकिन ये बहुत डेप्थ में समझाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में अंदर तक एक एक पॉइंट के बारे में समझाते हैं। तो बिल्कुल नोट डाउन करना। और इकोनॉमिक्स मुझे बिल्कुल अच्छे से आती भी नहीं है, ऐसा नहीं है, मुझे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से आती है। तो मैंने इकोनॉमिक्स शायद अच्छे से पहली बार ही करूँगी। इससे पहले जो मैंने करी थी तब भी मुझे समझ में नहीं आई थी। तो इकोनॉमिक्स कोई अच्छा टीचर यूट्यूब पे हो इकोनॉमिक्स का तो बता देना, सजेस्ट कर देना। वैसे एसएससी परमार पे जो पढ़ा रहे हैं वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, पता नहीं कौन से सर है, क्योंकि उनका फेस शो नहीं होता, वो PDF से ही पढ़ाते हैं। और मैं साथ साथ नोट्स बनाती चलती हूँ। मैं अब किसी ने ना मुझसे कहा था कि, मैंने कहा था अगर आपको याद नहीं होता तो आप लिख लिख के याद करो। तो उन्होंने कहा अगर हम एक वीडियो लिख लिख के याद करेंगे, 1 घंटे की वीडियो 2 घंटे में
कंप्लीट होगी। देखो मैं मानती हूँ, लेकिन आपको सब कुछ थोड़ी ना लिखना है, जो आपको याद नहीं हो रहा वो लिखना है। सपोज आपने 1857 की क्रांति से स्टार्ट किया, तो 1857 की क्रांति में एड्स हुई, ये बात आपको पता है, तो वो थोड़ी ना लिखनी है। 1857 की क्रांति में लखनऊ से कौन लड़ रहा था, बेगम हजरत लड़ रही थी, वो आपको नहीं लिखना। 1857 की क्रांति में आपको याद है लास्ट वाला दिल्ली का मुगल शासक बहादुर शाह जफर था, तो ये नहीं लिखना। 1857 का झांसी की रानी कहाँ से लड़ रही थी, जो आपको पता है वो नहीं लिखना। आपको क्या नहीं पता, जैसे आपको पता नहीं होगा कि उस समय जो सारी ताकत थी वो क्राउन के हाथों चली गई थी, शायद ये लाइन आपको ना पता हो, तो वो लिखनी है अपने लिखते हुए चलनी है। नोट्स में तो ऑलरेडी आपको सब कुछ लिखना है, सब कुछ नहीं लिख रहा है। जो या उस टाइम कौन सा वायसराय था या कौन सा गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति में, और उसको क्यों हटा दिया गया, उससे पहले कौन सा युद्ध हुआ, तो ये सारी चीज़ लिखनी है। जो आपको याद है वो नहीं लिखना। अगर हम सब कुछ याद लिख लिख के याद करने में सब कुछ लिखेंगे तो हमारा तो पूरी कॉपी भर जाएगी। तो जो आपको याद नहीं हो रहा वो लिखना है, सब कुछ नहीं लिखना। और जैसे मैं इंग्लिश में याद करती हूँ, तो इंग्लिश में ना मैं वर्ड लिख के इंग्लिश की स्पेलिंग्स लिख के देखती हूँ, क्योंकि स्पेलिंग बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है। इवन मैंने एक स्पेलिंग लिखी थी अडॉप्ट, ADAPT, और एक में ई था, एक में ए था एक में ई था, दोनों सिमिलर थी और उनमें माइनर सा डिफरेंस था। तो वो स्पेलिंग लिखने से जो हमारी ग्रामेटिकल एरर होती है, तो वहाँ से भी ग्रामेटिकल एरर सुधर जाती है। तो इसलिए मैंने कहा था लिख लिख के याद करो। अगर आप लिख के कर सकते हो ठीक है, वरना आपके पास कोई है तो उसे पढ़ा दो। रिवीजन करने का बेस्ट और साइंटिफिक मेथड है कि अगर आपके पास कोई है तो आप उसे समझा सकते हो। और यहाँ मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट हो गया, और मैंने सुबह से लेकर अब तक 3 घंटे की पढ़ाई कर ली और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं अपने थोड़े से घर के काम करूँगी। तो ये मैंने कल कपड़े धोए थे और ये मैंने ऐसे छोड़ देते। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई करनी है तो आपको घर के सारे ही टोटल काम करना है। कुछ काम को पेंडिंग रख दो कि जब आप रेस्ट करोगे या घर के काम करोगे या बाद में कुछ करोगे तब कर लेना, कि आप पढ़ के बोर हो गए। लेकिन जो आपकी एनर्जी, अब किसी ने कहा था उन्हें इतना थक जाती हैं वो कि उनका पढ़ाई करने का मन नहीं करता, तो आप जो आपकी एनर्जी है उस आप सारे काम करने में वेस्ट कर देते हो। तो आपकी जितनी भी एनर्जी है वो काम करने में वेस्ट होगी, काम करने में आपकी सारी एनर्जी चली जाएगी, तो आप कैसे पढ़ोगे। और पढ़ने के लिए भी दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं काम करने के लिए दिमाग लगाना ज़रूरी है, लेकिन आपका माइंड एक्टिव, आप कितने भी ज़्यादा थके हुए होगे आप काम कर लोगे, क्योंकि आपको पता है आपको करना है और आपको उस काम को करने की डेली हैबिट हो गई है। और पढ़ने की आपको हैबिट हुई नहीं। किसने कहा था कि उन्होंने डेली नहीं पढ़ा जाता, मन नहीं करता। वही वाली बात है कि आपकी हैबिट ही नहीं है। एक दिन पढ़ लिया, चाहे हम रोज पढ़ें, चाहे हम 2 घंटे पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ें, उससे चीज़ें जल्दी से रिकॉल्स रहती हैं। और यहाँ मैं थर्ड स्टडी स्लॉट करी हूँ। थर्ड स्टडी स्लॉट में ये पीयूष वासने सर है, इनका मैंने करियर वीर का बैच परचेज कर रखा है और यहाँ से मैं डायरेक्शन कर दी हूँ। और मैं इनके बैच से करी हूँ। किसी ने पूछा था कि उन्हें एनालॉजी, डायरेक्शन इन सब में बहुत दिक्कत आ रही है तो कहाँ से करें, तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया था कि अगर आप बैच परचेज कर सकते हो तो बैच परचेज कर लो, और नहीं कर सकते तो यूट्यूब से जिसको भी समझ में आ रहा है वहाँ से कर लो। तो यहाँ से मैंने इनकी वीडियो देखनी स्टार्ट कर दी थी। और पीयूष वासने सर जितने अच्छे से डायरेक्शन पढ़ाते हैं उतने अच्छे से कोई भी नहीं पढ़ाता, ऐसा मुझे लगता है, जैसे पीयूष वासने सर पढ़ाते हैं। एक उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, जो सर पढ़ाते हैं वो डायरेक्शन के भी क्वेश्चन बिना पेन कॉपी के सॉल्व करवाते हैं। लेकिन मेरे को तो पेन कॉपी से सॉल्व करने की आदत है, क्योंकि मैं बिना पेन कॉपी के सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी अच्छी अभी मतलब इतनी हैबिट नहीं हुई है कि मैं सारे क्वेश्चन बिना पेन कॉपी के सॉल्व कर लूँ। ये मेरे लिए पॉसिबल अभी तो नहीं है। हाँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं कर लूँगी। तो मैं जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं बिना पेन पेपर के नहीं सॉल्व कर पाती, तो सर तो 20-20 सेकंड में कर देते। तो मेरा भी टारगेट है कि मैं भी कम से कम 20-30 सेकंड में कर लूँ, तो फिर मेरा टाइम बचेगा जितना भी हो जाए। अगर किसी को डायरेक्शन पढ़नी है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है, तो पीयूष वासने सर का करियर विल का बैच ले सकते हैं। हाँ ना, मैं इनके कुछ क्वेश्चन देख रही थी जिन्होंने, मैंने इनकी शीट भी निकलवा रखी है जो क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं, क्योंकि किसी ने कहा था आप क्वेश्चन भी नोट करती हो। देखो, क्वेश्चन नोट करना एक तरीके से बेवकूफ़ी होगी। अगर मैं इनके बैच के सारे क्वेश्चन नोट डाउन करने बैठ जाऊं तो मेरे पे तो क्वेश्चन की बहुत बड़ी बुक हो जाएगी। तो हम पे पीडीएफ थोड़ी सी स्मार्ट भी बनना पड़ेगा। हम पे टेक्नोलॉजी है, हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो पीडीएफ निकलवा लो, क्योंकि मैं उतना अपना टाइम और एनर्जी क्वेश्चन लिखने में लगा दूंगी, इससे तो मैं सॉल्व करने में लगा दूं, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड है और एनर्जी भी लिमिटेड होती है हमें। और सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों में तो वैसे भी पढ़ने का मन नहीं करता। सर्दियों में तो मन करता है बस फ़ोन चलाओ, मतलब ये होता है, मन बिल्कुल अपने आप को पुश करके बैठना पड़ता है कि हाँ हमें पढ़ना है।
और मैंने इनकी आज 2 वीडियो कंप्लीट करी और दोनों वीडियो जो सर की थी वो एक घंटे की है और दूसरी भी लगभग 1 घंटे की है। लेकिन मैंने एक बार पहले इनसे डायरेक्शन पढ़ रखी थी तो मैंने 1.5x की स्पीड में कर लिया था, तो थोड़ा जल्दी हो गया था। और जो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन मुझे आ भी रहे थे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आते हैं, तो वो मैंने नोट डाउन नहीं किए थे। जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ये मैं सॉल्व कर लूँगी, तो इनकी डायरेक्शन की 6 वीडियो है, तो मैं 6 की 6 कंप्लीट कर लूँगी जल्दी से जल्दी, जितनी भी जल्दी हो जाएंगी। क्योंकि मेरे डायरेक्शन के मैंने टेस्ट लगाया था, डायरेक्शन के काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए। और किसी ने मैथ के लिए पूछा था कि उनकी मैथ वीक है, बिना मैथ के क्या डी प्लस भी क्रैक किया जा सकता है। और सेम एक किसी ने पूछा था कि उनकी इंग्लिश बहुत भी वीक है, अगर वो इंग्लिश ना पढ़ाई करें, मतलब अगर इंग्लिश और या मैथ मतलब कोई भी एक सेक्शन छोड़ दें, क्या डी प्लस भी क्रैक हो जाएगा। तो मैं एक बात बताऊं कि अगर आप ही सोच रहे हो आप एक सेक्शन छोड़ के चल जाओगे तो उसमें तो नंबर 0 ही आएंगे। 1 या 2 तुक्के से ठीक हो गया अलग बात है। आप 20 नंबर का सेक्शन छोड़ के जा रहे हो तो समझो मेरिट कितनी हाई जाती है, और पीआरटी की तो सबसे ज़्यादा हाई जाती है। तो आप उस सेक्शन को इतना कर लो कि कम से कम उसमें 10 नंबर तो आ जाए, 10 या 12 तक तुम उसे स्कोर, मतलब इतना कर लो कि 10-12 आ जाए। उसके लिए कोई भी स्ट्रेटजी बनाओ। जैसे मेरी जीएस वीक है और शुरू से वीक है, और मैंने उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई है कि मेरे 10 या 12 आ जाओ। जीएस में 10-12 नंबर लाना ही बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। मेरे 2-3 आ रहे थे और मैंने जीएस की बहुत सारी वीडियो शेयर भी करी थी कि जीएस ऐसे पढ़ लो। जीएस की मतलब मैंने 2 या 3 वीडियो शेयर भी कर रखी हैं, आप देख भी सकते हो उन्हें, कि मैं जीएस। इसी तरह मैंने मैथ के लिए सोचा है। और मेरे से किसी ने कहा था मैथ की भी सारी वीडियो, कौन से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। देखो मैंने ये बताया था कि कौन से क्वेश्चन कौन सी यूनिट से आते हैं, लेकिन कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का आता है, इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए टाइम चाहिए। क्योंकि हर बहुत सारे पेपर एनालाइज करके वीडियो बनेगी। तो मैंने उन्हें रिप्लाई कर दिया था कि मैं बना दूंगी, लेकिन अभी मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही कि मैं क्वेश्चन ढूंढने बैठ जाऊँगी। पढ़ाई करने का भी बहुत ज़्यादा टाइम होता है। हाँ मैंने परसेंटेज के देखे हैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक के मैं नहीं देख पाई हूँ अभी। तो परसेंटेज के मैंने देख लिया और जितनी भी जल्दी होगा मैं बना दूंगी। और मैं जीएस का बना चुकी हूँ, हिंदी का बना दूंगी, हिंदी का बनाना आसान है। और इंग्लिश का बना दूंगी, इंग्लिश का बनाना भी आसान है। मैथ और रीजनिंग का भी बना दूंगी, लेकिन मैथ का बनाना ट्रिकी है। हाँ ये फिक्स है कि परसेंटेज से एक क्वेश्चन आएगा, रेशियो प्रोपोर्शनल से एक क्वेश्चन आएगा, सीआईएसआई से ये क्वेश्चन आएगा। लेकिन कौन से टाइप का आएगा, मतलब 10-12 टाइप हैं जिनसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो हर सब में से अलग अलग टाइप का पूछते हैं। तो उसके लिए वीडियो बनाने के लिए मुझे टाइम चाहिए। तो जैसे भी होगा मैं बना दूंगी। तो हाँ सर की मैं शीट जो थी, शीट से अब इन्होंने तो समझा दिया था, जो कुछ शीट से क्वेश्चन थे वो मैं खुद से लगा के देख रही थी कि मेरे पे कितनी देर में सॉल्व होंगे। तो आप भी मेरे साथ ऐसे किस दिन का टारगेट ले सकते हो। अगर आप जैसे अगर मेरा नहीं भी मन करता, किसी का को कहता है उनका पढ़ाई करने का मन नहीं होता, एक टेक्निक होती है पोमोडोरो टेक्निक, शायद आपने इसके बारे में बहुत लोगों से सुना भी होगा कि अगर हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा तो ये टेक्निक होती है, सिर्फ 25 मिनट पढ़ना है, फिर 10 मिनट का ब्रेक। वैसे 5 मिनट का होता है पर आप 10 मिनट का ले सकते हो। फिर 25 मिनट पढ़ाई करो, फिर 10 मिनट का ब्रेक, और आप देखोगे कि आपने 50 मिनट पढ़ लिया। और 50 मिनट आप लग के पढ़ोगे, फिर आपका हो सकता है दोबारा उस पूरा टॉपिक कंप्लीट करने का मन करे। तो यहाँ मेरा 3rd स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट हो गया और लगभग मैंने सुबह से 6.25 घंटे की पढ़ाई कर लिया। और इसके बाद मैं करूँगी रेस्ट, क्योंकि मैं सुबह से घर का काम किया और घर का काम करने के बाद पढ़े ही जा रही हूँ, तो अब मैं थक गई हूँ, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो 1-1.5 घंटे की मैं नैप लेती हूँ। और उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, क्योंकि बिना चाय पिए तो दिमाग चलता ही नहीं है। और मैं 4th स्टडी स्लॉट कर रही हूँ, और 4th स्टडी स्लॉट में आज मैंने हिंदी को भी इंक्लूड किया है इसमें। उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने हिंदी के काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत हुए थे। और मतलब हिंदी बहुत आसान सब्जेक्ट है और हिंदी जल्दी भी हो जाती है। तो यहाँ मैं देशज और विदेशज शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द कर रही हूँ। और मैं ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, इससे कर रही हूँ। पहले जो मैंने पढ़े सारे देशज विदेशज तद्भव तत्सम सारे शब्द, और उसके बाद इन्होंने पीछे शीट दे रखी थी जिसमें 177 क्वेश्चन थे। फिर मैंने वो 177 के 77 क्वेश्चन खुद से लगा के देखे, क्या वो मुझसे खुद से सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। काफ़ी क्वेश्चनों पे मैं अटक रही थी कि मुझसे खुद से सॉल्व नहीं हो रहे थे। जैसे कि
मुझे पता चला कि जो देवर होता है, देवर तत्सम शब्द है, और दीवर दीवर है तद्भव शब्द, मतलब रियल शब्द दीवर है, और तो उसे हमने आसान बनाने के लिए देवर को कर दिया, अपनी आसानी से बनाने के लिए। और बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो मुझे आज ही पता चले कि ये ऐसे होते हैं। जैसे दामाद है, दामाद हमारा हमने खुद अपनी मर्जी से बनाया, और दामाद के ऊपर कितने सारे गाने भी बने हुए हैं। लेकिन दामाद का जो तत्सम शब्द था, मतलब जो संस्कृत में शब्द था, वो जामाता था, तो दामाद को जामाता बोलते हैं। तो ये मुझे आज ही पता चला। तो ऐसा नहीं है, हिंदी बहुत आसान है, हिंदी भी बहुत हार्ड है। अगर तुम डीपली हिंदी को पढ़ने लग जाओ तो मैंने आज सारे करे हैं, और जो 177 के 77 इन्होंने वो दिए हुए थे, मैंने वो सारे नोट डाउन किया। जैसे केला है तो केला को कदली फलम बोलते हैं। तो बहुत सारे वर्ड थे जो मुझे आज काफ़ी सारे नए पता चले, तो मैंने सारे तद्भव और तत्सम शब्द कर लिए हैं। और जैसे एक था ससुर, ससुर तो हम नेचुरल भाषा में बोलते हैं, लेकिन रियल में सब शुर करके एक वर्ड होता है। तो सब शब्दों के अलग कुछ के मुझे पता था, लेकिन बहुत सारे वर्ड के, जैसे दामाद का मुझे नहीं पता था, जामाता होता है, और मुझे ससुर का नहीं पता था। बहुत सारे शब्द मुझे नहीं पता चले हैं, उपटन का नहीं पता था। मतलब हर चीज़ का अलग अलग शब्द बनाया गया था। और एक इसमें क्वेश्चन था कि गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है, तो ये देशज शब्द है गड़बड़ घोटाला। फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट आ गई थी। और आज के स्लॉट में मैंने CDP 4 ही पार्ट करा है। मैंने मैथ आज भी छोड़ दी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।